ये थर्ड ईयर के बच्चों को 2020-21 के इस सत्र में स्वागत है। ये मैं अलका जैन, हिंदी साहित्य से आचार्य। आज बच्चों हम हिंदी साहित्य के द्वितीय पत्र, प्रथम पत्र तो हमारा आधुनिक काल का है और द्वितीय पत्र हमारा गद्य साहित्य का है। द्वितीय पत्र में हमारी कहानी और उपन्यास का अध्ययन हम करेंगे। आज मैं आप लोगों को कहानी क्या है और इसके मुख्य तत्व कौन से हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, कहानी कहना और सुनना मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति रही है। कहानी की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना स्वयं मानव। दूसरे शब्दों में कहें तो कहानी का जन्म तभी हुआ था जब मनुष्य का जन्म हुआ, यानी सृष्टि में जब मनुष्य ने जन्म लिया तभी से कहानी जो है विभिन्न रूपों में इस पृथ्वी पर जन्म ले चुकी थी। या यूँ कहें कि जब मनुष्य जड़ चेतन प्रकृति के संपर्क में आया तभी से अनेक प्रतिक्रियाएं जो उसके मन में उठती थीं, वे सारी प्रतिक्रियाएं जिनको वो संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करता था, वही वाणी का विकास के रूप में उपस्थित हुआ। यदि हम सुगमता की दृष्टि से कहें तो कथा कहने और सुनने लगा। अतः प्रारंभिक काल से ही कहानी कहने की परंपरा मौखिक ही रही। धीरे धीरे भाषा के विकास के साथ साथ कहानी लिपिबद्ध होने लगी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये लिपिबद्ध कहानी का विकास कब और कहाँ हुआ? तो अधिकांश विद्वानों का मत है कि लिखित कहानी का प्रारंभ सबसे पहले भारत में ही हुआ, क्योंकि हमारा प्राचीन पुराण ऋग्वेद में जो है कहानी के बीज जो है डल चुके थे। और ऋग्वेद संसार का क्योंकि प्राचीनतम ग्रंथ है, इसलिए माना जाता है कि इसका प्रारंभ भारत से ही हुआ। निश्चय ही लिपिबद्ध कहानी की ये परंपरा ऋग्वेद से चलती हुई आज तक नाना रूपों में हुई। वैसे भी आज भी कहानी के जो रूप हैं वो दो रूप हम देखते हैं, मौखिक और लिखित, जिसका कि विपुल भंडार हमारे भारतीय साहित्य में भी दिखाई देता है। इसका विकास निरंतर चलता रहा और निष्प्रति जो है ये परिष्कृत होकर जो है इसको उसकी भाषा के रूप में और कहानी भाव के रूप में भी इसमें परिवर्तन होते रहे। बच्चों, कहानी का क्या है, अब हम उस पर बात करते हैं कि आखिर कहानी है क्या। कहानी का हम अगर सीधे रूप में अर्थ लें तो उसका मतलब है कहना, किंतु कहानी के रूप विकास की परंपरा को लेकर विद्वानों में दो मत प्रचलित रहे। एक मत ये था कि ये संस्कृत की कथा शब्द से जुड़ा है। दूसरों ने कहा कि कथा जो और कहानी जो है ये दोनों अलग अलग रूप हैं। कहानी जो है वो एक स्वतंत्र अस्तित्व है और कथा बहुत व्यापक रूप में जो है इसका अर्थ लिया जाता है। कहानी शब्द जो है जिसका हम कह रहे हैं कि विशिष्ट अर्थ है, वह ही कहानी जो है व्यापकता से इससे की स्पष्टता इस प्रकार होती है कि कहानी में कथा साहित्य जो है वो एक अंग मानते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कहानी आधुनिक युग की विधा विशेष है, जो कथा से तो भिन्न है और कथा के समान यह जो है चंपू काव्य के रूप में गद्य या पद्य जिसे कहा जाता है लिखी जाती है, लेकिन ये गद्य संरचना है। इसी के संदर्भ में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि नए युग ने जिन गुण दोषों को उत्पन्न किया है उन सबको लेकर उपन्यास और कहानियाँ अवतरित हुई हैं। छापे की कल ने उनकी जो मांग है वो और बढ़ा दी है। छापे की कल ने ही इनकी पूर्ति का साधन बनाया, क्योंकि एक वक्त था जब मनोरंजन के लिए जो है कोई भी एक जो है परिष्कृत रूप में जो एक कहें साधन था
वो कहानी और कथा उपन्यास वगैरह थे। यही धारणा है कि कहानी और उपन्यास जो हैं वो संस्कृत की कथा और आख्यान की इसको सीधी संतान मानते हैं। एडगर एल्पो ने जो कहा है वो आप जान लें कि उन्होंने कहानी की विषय वस्तु और रचना शैली उसके विषय में उन्होंने कहा कि लघु कथा एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा होता है कि एक ही बैठक में हम इसे पूरा पढ़ सकते हैं। पाठक पर जो एक प्रभाव उसके अंदर उत्पन्न होता है और जो रचा गया होता है वो उसके अंदर दिखाई देता है। इस प्रकार जो हम प्रेमचंद हैं, क्योंकि हमारी कहानियों में प्रेमचंद बहुत जो है प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने हजारों की संख्याओं में कहानियाँ लिखी हैं और विविध रूपों में लिखी है, विविध आयामों पे लिखी है, विविध क्षेत्रों के जो है स्थितियों पर लिखी है। इसलिए उन्होंने जो बात कही वो कहानी के लिए कहा कि जो एक गल्प है, एक गल्प ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करती है और यही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। जो जयशंकर प्रसाद, जो कि उसी वर्ग के हमारे कहानीकार हैं, उन्होंने कहा कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण, उस सृष्टि करना ही कहानी का लक्ष्य होता है। इस तरह हम देखें प्रेमचंद और जो हमारे और साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से कहानी को जो है की परिभाषाएं दी हैं। इसी वर्ग में जो हैं वो हैं जैनेन्द्र जी। जैनेन्द्र जी ने भी बहुत सी मनोवैज्ञानिक रूप में कहानियाँ लिखी हैं। उन्होंने कहा कि कहानी जो है वो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। हमारे अपने सवाल होते हैं, शंकाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं और हम उनका उत्तर जो है, उसका समाधान जो है, हम उन कहानियों में ढूंढते हैं और उसमें पाने का प्रयत्न करते हैं। वहीं अज्ञे जी ने कहा कि कहानी एक सूक्ष्म दर्शन यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक दृश्य खुलते हैं। इस प्रकार जो है हमारे आधुनिक कहानीकार और प्राचीन प्रेमचंद काल कहानीकार जो हैं उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं कहानी की इस रूप में दी है। इस प्रकार हम देखें तो प्रयुक्त जो भी मैंने अभी कहानी विद्वानों की कहानी के विषय में जो परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, उसके आधार पर हम अपने अगर जो सारांशतः उनका तत्व या अर्थ निकालें तो हम देखेंगे कि सभी ने ये माना है कि कहानी का आकार जो है वो छोटा होता है, कहानी में प्रभावान्वित होती है, कहानी जीवन के प्रश्नों का समाधान खोजती है और उसका कथानक जो होता है वो रोचक, सरस और हृदयग्राही होता है। कहानी में अनुभूति और एवं संवेदना की अभिव्यक्ति प्रमुख होनी चाहिए। इस बात पर सभी कहानीकारों ने जोर दिया है। कहानी में जीवन की किसी विशेष परिस्थिति का, घटना का सहज और स्वाभाविक और प्रभावी ढंग से उसका चित्रण होता है। कहानी जो है वो एक सामाजिक वस्तु है जो अपनी आकर्षक एवं सशक्त शिल्प विधि के कारण पाठक को बांधे रखने की क्षमता रखती है। अब हम बात करेंगे कि ये सारे तत्व और ये सारी विशेषताएं जो कि कहानी के परिभाषा के रूप में कहानीकारों ने दिए हैं, हमारे विचारकों ने दी है, वो सब के आधार पर जो मुख्य कहानी के हमारे तत्व उभर कर आते हैं वे कौन से हैं, उनको कहानी की रचना करने वाले आखिर वो उपकरण कौन से हैं जिन्हें हम कहानी के तत्व कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी के तत्व भी उपन्यास के तत्व भी हैं, क्योंकि दोनों ही कथा के आयाम हैं। इसलिए हम कहानी और उपन्यास दोनों के तत्वों को मानते हुए हम अलग अलग भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम विशेषतः कहानी के तत्वों की बात करेंगे। ये कहानी के तत्व कौन कौन से हैं? वो हैं कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन जिसे हम संवाद भी कहते हैं, देश काल वातावरण और भाषा शैली, तथा अंतिम है उद्देश्य। उद्देश्य बच्चों प्रमुख होते हैं, क्योंकि कहानी जब रचनाकार के मन में मंथन करती है तो वह
सबसे पहले उस कहानी को लिखने का उद्देश्य अपने मन पर निर्धारित करता है, तब वह कहानी की रचना का स्वरूप जो है वो बनाता है। तो हम इसलिए यहाँ दोनों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कथानक है, उसे हम दूसरे शब्दों में कथा वस्तु भी कहते हैं, हम उसकी बात करेंगे कि कहानी की कथा वस्तु जो है वो शीर्षक पर निर्भर करती है कि शीर्षक जो विचार किया है वो कितना प्रासंगिक है। शीर्षक जो है न केवल कहानी का महत्वपूर्ण उपकरण होता है, बल्कि उसकी महत्व की दृष्टि से भी उसे कहानी का दर्पण कहा जाता है। अधिकांश पाठक प्राय शीर्षक से आकर्षित होकर भी किसी कहानी को पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। वस्तुतः शीर्षक कहानी की वस्तु का पूर्वानुमान लगाने में वे सहायक होते हैं। यही कारण है कि लेखक अपनी कहानी का शीर्षक विषय के अनुरूप सार्थक और आकर्षक रखने का प्रयत्न करते हैं, जिससे पाठक उस ओर आकर्षित हो और उसको जो है पढ़ने के लिए लालायित हो उठे, उसमें एक जो है जिज्ञासा जाग उठे। अब ये जो है बात हम करेंगे कि कहानियों के जो आधार हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। स्थान सूचक होते हैं, घटना व्यापार सूचक होते हैं, हास्य व्यंग प्रधान होते हैं, विस्मय और कौतूहलजनक होते हैं, व्यक्ति और चरित्र मूलक रूपक होते हैं। शीर्षक चाहे किसी प्रकार के भी हों, लेकिन वे लघु होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, नवीन होने चाहिए और अर्थपूर्ण और विषय के अनुकूल होने चाहिए। वे अच्छी से अच्छी कहानी को भी जो है नहीं तो प्रभावहीन बना देते हैं। कहानी का जो शीर्षक है इन सारे गुणों से युक्त और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। कहानी के शीर्षक के उपरांत अब हम बात करेंगे कथा वस्तु की। कथा वस्तु में जो है वर्णित जितनी भी घटनाएं हैं, इन सभी के समूह को हम कथानक कहते हैं। ये कथानक का जो नाम है वो कई रूपों में पुकारा जाता है, जैसे कहें कथा वस्तु, वस्तु, व्रत, इतिव्रत, विषय वस्तु आदि ही नामों से इसे कहा जाता है। कथानक जो है कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अभाव में कहानी की रचना संभव नहीं होती है। इसलिए हम ये कहें कि ये कहानी का प्राण तत्व है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहानी का कथानक इतिहास, पुराण, समसामयिक जीवन और कहानीकार की कल्पना पर आधारित होता है। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कथानक के 3 भाग कहे जाते हैं, इसमें प्रारंभ, मध्य तथा अंत। इन तीनों स्तरों से कहानी विकसित होती दिखाई देती है। इन तीनों अंगों में ही सामंजस्य पर ही जो कहानी की सफलता और असफलता निर्भर करती है। कथानक को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए उसकी संयोजना होती है। ऐसी घटनाएं और प्रसंग परस्पर सुसंबद्ध एवं सुसंगठित, नवीन, मौलिक, संक्षिप्त और रोचक जो हैं, ये कहानी के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कथानक के जो गुण हैं वो महत्वपूर्ण गुण ये हैं, जिनके द्वारा कोई भी कहानी जो है वो प्रभाव उत्पादक नहीं बन सकती है। कथानक में जो है विश्वसनीयता एवं संभाव्यता का भी गुण होना चाहिए। संभाव्यता का अर्थ होता है कि कथानक में जिन घटना व्यापारों का उल्लेख है वो वैसे तो जीवन के होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन कथानक की ये जो कहा यथार्थता के बोध पर आधारित होती है। अगर हम इन सब बातों को निष्कर्ष रूप में कहें तो ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कहानी का जो शीर्षक है वो उपयुक्त होना चाहिए। कथानक जो 3 भागों से गुजरता है, आदि, मध्य और अंत, उसमें परस्पर क्रमबद्धता और सुसंबद्धता होनी चाहिए। कहानी सफल और प्रभावशाली रूप में जो है संक्षिप्त, मौलिक, रोचक, संभाव्य, उत्सुकता आदि सारे गुणों से युक्त होनी चाहिए। इस तरह बच्चों ये कथानक की बात हुई कि कथानक में हम जो है किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, या हम जब विवेचना करेंगे तो उसकी इन आधारों की कसौटी पर कसकर हम कहानी के जो है विश्लेषण को करेंगे। अब हम जो दूसरा तत्व है कहानी का उसकी बात करते हैं, जिसे हम कहें पात्र या चरित्र चित्रण। बच्चों, तत्वगत महत्व की दृष्टि से देखें तो कथा वस्तु के अंदर
जो पात्र हैं वो चरित्र चित्रण को जो है प्रमुख स्थान दिया जाता है। घटना और प्रसंग के अनुसार प्रत्येक कहानी में कुछ पात्र अवश्य होते हैं। पात्रों के द्वारा ही कथानक का संचालन और विकास होता है। पात्र संयोजना के माध्यम से ही लेखक मानव चरित्र के वैविध्य को दर्शाता है। कहानी में ऐसे जीवन पात्र भी होने चाहिए जो हमारी तरह जीते जागते, हंसते रोते, उत्थान पतन की राह में चलते दिखाई दें। तभी पाठक अपने साथ अनुभूति के स्तर पर तादात्म्य स्थापित कर पाएगा। पात्रों का जो चारित्रिक विकास है वो सहज और स्वाभाविक और क्रमिक रूप में होना चाहिए। वे न तो आरोपित से हो, न ही व्यक्तित्व को वहन करने वाले हों, न तो लेखक की कल्पना की कठपुतली ही बने। कहानी में जो दो मुख्य प्रकार के पात्र होते हैं वो हैं वर्गगत और व्यक्तिगत। वर्गगत पात्र वे होते हैं जो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो अपनी निजी और व्यक्तित्व विशेषताओं से रहित होते हैं और जो अपने निजी व्यक्तित्व के कारण समूह या समाज से अपना जो विशिष्ट संबंध स्थापित किए रहते हैं। कहानी के जो पात्रों के अनेक भेद भी किए जा सकते हैं। महत्ता के आधार पर प्रमुख पात्र और गौण पात्र, सक्रियता के आधार पर स्थिर और गतिशील पात्र, लिंग के आधार पर पुरुष एवं नारी पात्र, जिनकी निजी विशेषताओं के आधार पर हम उसके कई भेद कर सकते हैं। जैसे ये आदर्शवादी पात्र, यथार्थवादी पात्र, व्यक्तिवादी पात्र, मनोवैज्ञानिक पात्र, सामाजिक पात्र, राजनीतिक पात्र, ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक पात्र। यानी इस तरह के पात्र जो हैं वो हमारी कहानी में जो है कहानी के कथानक के आधार पर जो है संरचित होते हैं। कहानीकार जो है वो अपने पात्रों का विकास दो प्रकार से करता है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप में लेखक स्वयं वर्णनों और संकेतों के माध्यम से पात्र विशेष के चरित्र का उद्घाटन करता है और परोक्ष रूप में वह पात्रों के आपसी वार्तालाप तथा घटना संयोजन के माध्यम से उनके चरित्र को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए हिंदी कहानी के साहित्य में दो प्रकार की प्रणालियाँ प्रचलित हैं। वर्तमान में चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रचलित प्रमुख प्रणालियाँ जो हैं वो है वर्ण पद्धति, संकेत पद्धति, वार्तालाप पद्धति और घटना पद्धति। यानी जिस तरह का कथानक है, जैसा कथानक का प्रसंग है, उस आधार पर कहानी की पद्धति भी निर्धारित होती है। वर्णन पद्धति में जो स्वयं कहानीकार है वो पात्र के चरित्र का विवरण प्रस्तुत करता है, जबकि संकेत पद्धति में कहानीकार पात्र विशेष के चरित्र का विश्लेषण तो नहीं करता, लेकिन उसके विचारों, भावों और क्रियाकलापों का ऐसा सजीव और जीवंत चित्रण करता है कि पात्र जो है वो उसके समक्ष जो है साकार हो उठते हैं। वार्तालाप पद्धति में चरित्रांकन की जो सर्वाधिक व्यवहार उपयोगी प्रणाली है, उसके जो है ज़्यादातर लोगों ने दो रूप बताए हैं। एक तो वो पात्र जो स्वयं है, जो संवादों के द्वारा अपने चरित्र का विश्लेषण करते हैं, और दूसरे वे पात्र हैं जो संवाद से चरित्र के प्रकाश में आते हैं। घटना पद्धति के द्वारा जो कहानीकार हैं वो परिस्थितियों और घटनाओं का नियोजन इस प्रकार करते हैं कि पात्र का चरित्र स्वतः ही हमारे समक्ष उभर कर प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार हम जो है सारांश रूप में ये कहें कि पात्र में क्या क्या तत्व हैं, तो पात्र जो हैं वो उसकी योजना जो है वो कहानी का अनिवार्य और प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिसकी भूमिका, परिस्थितियाँ, घटनाक्रम और निजी विशेषताओं के आधार पर ही इन पात्रों की अनेक प्रकार की कोटियाँ होती हैं। कहानी में जो सफल चरित्र चित्रण के लिए अनुकूलता, मौलिकता और स्वाभाविकता जैसे गुण होते हैं। कहानी में चरित्र चित्रण की भी अनेक प्रणाली होती है, जैसे मैंने बताया था कि वर्णन प्रदान, संकेत प्रदान, घटना प्रदान, वार्तालाप प्रदान आदि। अब हम जो है अगले तत्व की बात करेंगे और वो तत्व है कथोपकथन या संवाद योजना। बच्चों, जो दो पात्र होते हैं उनके आपस में जो वार्तालाप होते हैं उसे हम कथोपकथन या संवाद कहते हैं।
चरित्र चित्रण के बाद यदि हम कहें तो कहानी का तीसरा जो अनिवार्य तत्व है वह लेखक कहानी में 3 रूप में जो है 3 प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही करता है। पहला होता है कि कथा वस्तु जो है वो गतिशील बनाने के लिए, पात्रों को चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन करने के लिए, कहानी में नाटकीयता और उसकी शैली में विदग्धता और कथा वस्तु में रोचकता उत्पन्न करने के लिए पात्रों को संयोजना करता है। कहानीकार जो है वो जिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संवाद योजना करता है वो तभी प्राप्त हो सकते हैं जब संवाद जो है हम जिन विशेष जो बातें जो उनके लिए कही गई हैं कहानी के लिए उन सबसे युक्त हो। जैसे कहानी के जो संवाद हो वो संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो, रोचक हो। लंबे तथा बोझिल जो संवाद हैं वो कहानी को नीरस बना देते हैं। इसलिए कहानी के संवाद जो हों वो बहुत ही सजीव और सहज ही होने चाहिए। संवादों की जो भाषा है वो सरस हो, सुबोध हो और हृदयगाही होनी चाहिए। दुरू संवाद जो पाठक को जो है वो उबा सकते हैं, पाठक विमुख हो सकता है। कहानी के जो कथोपकथन हैं वे देश काल, पात्रों और परिस्थितियों के अनुकूल होने चाहिए, अन्यथा कहानी में बिखराव उत्पन्न हो सकता है। संवाद मूल विचारधारा के संवाहक भी होने चाहिए। संवाद जो हैं वो पात्रों के विचारों और उनके क्रियाकलापों को उद्घाटित करने में सक्षम होने चाहिए। संवादों में जो है पाठकों के हृदय में कौतूहल और उत्सुकता जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे बहुत ही अच्छे कहानीकार और आलोचक हुए हैं डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। उन्होंने जो बात कही है उस पर मैं आप सबका विशेष ध्यान चाहूँगी कि उन्होंने संवाद योजना के लिए कहा है कि कथोपकथन का जो तारतम्य है ऐसा हो जैसे नदी में लहरों की गति और उस पर वायु का सहज संगीत, जिसके सहारे पाठक के हृदय में उत्तरोत्तर कहानी पढ़ने की आकांक्षा और जिज्ञासा दोनों बनी है। तो बच्चों, ये था हमारे कथोपकथन और संवाद की बात जो कहानी के प्रमुख तत्वों में जो है प्रमुख स्थान रखती है। हम आगे अब चर्चा करेंगे देशकाल और वातावरण की। प्रत्येक कहानी की घटना घटित होने का कोई समय या कोई स्थान नहीं होता है। कहानी के संदर्भ में देश का अर्थ होता है स्थान और काल का अर्थ होता है समय। स्थान और समय को जब हम देखते हैं तो कहानी का देशकाल कहते हैं। कहानी में देशकाल को मूर्त रूप देने के लिए और कहानी के कार्य से परिस्थिति की अनुकूलता व्यंजित करने के लिए कहानीकार तात्कालिक परिवेश का एक ऐसा सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है कि कहानी का समय और स्थान हमारे सामने साकार हो जाता है। वातावरण जो है कहानी को प्रभावशाली तो बनाता ही है, साथ ही वह कहानी की सौंदर्य गरिमा में वृद्धि भी करता है। यही कारण है कि जो स्थान नाटक में रंगमंच के विविध उपकरणों का है वही स्थान कहानी में वातावरण का है। कहानीकार को कहानी की स्वाभाविकता और सजीवता की रक्षा करने के लिए स्थान स्थान पर देश काल का चित्रण करना पड़ता है। कहानी में देश काल वातावरण सहज, स्वाभाविक, आकर्षक, यथार्थ व तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप तो होने ही चाहिए। साथ ही जिस समाज की कहानी है उसके रीति रिवाज, आचार विचार, रहन सहन के अनुरूप भी होना चाहिए। निश्चय ही कहानी में वातावरण का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना देश काल और वातावरण के कहानी को विश्वसनीय नहीं बनाया जा सकता। कहानी में जो वातावरण है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक और एक बाह्य, यानी मानसिक तथा आंतरिक। बाह्य वातावरण में जो है वो लेखक तात्कालिक परिस्थितियों को इस प्रकार संयोजन करता है कि कहानी प्राणवान हो जाती है। मानसिक या आंतरिक वातावरण में जो कहानीकार है वो पात्रों के भावों को, विचारों को और उनकी मानसिकता को इस कुशलता से चित्रण करता है कि उसकी गतिविधियाँ जो है पाठक के चित्त पर स्वतः ही अंकित हो जाती हैं, उसके मस्तिष्क में स्वतः ही जागृत होने लगती हैं। ये दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का समन्वय ही
कहानी में सौंदर्य को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त कहानी की विषय वस्तु के अनुरूप वातावरण के अन्य प्रभेद हों, तो जैसे ऐतिहासिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, धार्मिक, आंचलिक, भौगोलिक, प्राकृतिक आदि वातावरण में कहानी की संरचना होती है। इस प्रकार हम देखें कि कहानी में जो देश काल और वातावरण है वो जो है कहानी को सौंदर्य वृद्धि करने वाला एक आवश्यक तत्व है। बिना देश काल और वातावरण के कहानी के पात्रों, घटनाओं की कल्पना नहीं की जा सकती। देश काल और वातावरण जो है वो कहानी की चित्रण स्थिति को उसके प्रसंग के अनुरूप बनाता है। कहानी की विषय वस्तु के आधार पर ही हम इसके कई भेद भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखें तो ये जो है कहानी का देश काल और वातावरण जो है वो अपने स्थान पर प्रमुख जो है। अब बात आती है कहानी के भाषा शैली की, यानी कहानी की जो भाषा शैली है वो कहानी के प्रसंगानुकूली होती है। यदि कहानी देशज क्षेत्र की है तो उसमें भाषा शैली देशज होती है। यदि कहानी उच्च श्रेणी के किसी कहना चाहिए संपन्न वर्ग की है तो उस कहानी का जो भाषा है वो उसका स्वरूप जो है, उसके शब्द चयन जो है वो उच्च स्तर का हो जाता है। तो इस प्रकार भाषा शैली जो है वो कहानी में प्रमुख स्थान रखती है, जो कहानी को सजीव बनाती है। हम कहानी के जो तत्व हैं उस पर हम बात कर चुके हैं और अब हमारा जो अगला तत्व है वो है भाषा शैली। भाषा शैली जो है उसको सजीव बनाने में कहानी की असफलता और सफलता निर्भर करती है। कहानीकार अपनी कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए निरर्थक शब्द योजना और धुरर शैली का प्रयोग न करके उसे सहज, सरल, बोधगम्य और पात्रानुकूल बनाने का प्रयत्न करता है। पात्रानुकूल जो है वो भाषा शैली का प्रयोग न करने पर कहानी की प्रमाणिकता समाप्त हो जाती है। अतः भाषा शैली सदैव पात्र और परिस्थिति के अनुकूल ही होनी चाहिए। यहाँ हम कहानी की भाषा और शैली के पक्षों पर अलग अलग विचार करेंगे। भाषा पक्ष में कहें तो कहानी के विविध रूप परिलक्षित होते हैं। जो भाषा की मूल आवश्यकता होती है वह प्रसंग और पात्र के अनुकूल हो। अनपढ़ पात्र तो होंगे तो और हम उसमें संस्कृत में शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो हास्यास्पद स्थिति पैदा होगी। इसलिए कहानी को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाने के लिए हम पात्रानुकूल ही भाषा का प्रयोग करते हैं। कहानी में भाषा का स्वरूप का प्रयोग इस तरह हो सकता है, वो हैं सांस्कृतिक तत्सम भाषा से व्यवहार उपयोगी भाषा, आंचलिक भाषा, विदेशी शब्दावली से युक्त भाषा, मुहावरेदार परिष्कृत भाषा और मिश्रित भाषा। शैली पक्ष की बात करें तो किसी भी बात को कहने या विशेष प्रकार से लिखने के जो ढंग होते हैं उसे हम शैली कहते हैं। जिस प्रकार भाषा के विविध रूप होते हैं उसी प्रकार कहानी कहने की भी अनेक शैलियाँ होती हैं और वे शैलियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे ऐतिहासिक शैली, आत्मचरित्रात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली, नाटकीय शैली, मिश्रित शैली। यानी ऐतिहासिक शैली है तो वर्णनात्मक और पुरुषात्मक शैली कहा जाएगा और इस शैली का जो आधार है वो विवरणात्मक होगा। आत्मचरित्रात्मक शैली जो है वो प्रथम पुरुषात्मक शैली कहते हैं। इस शैली का जो मुख्य आधार होता है वो आत्मवर्णन होता है। जब कहानी के पत्रों के माध्यम से रची जाती है तो उसे हम पत्रात्मक शैली कहते हैं। इसमें पात्रों के पारस्परिक पत्रों का आदान प्रदान होता है। डायरी शैली किसी पात्र की डायरी के प्रश्नों को कहानी में बांधकर उसमें कहानीकार अपनी कुशलता जो है दिखाता है। मानो डायरी लेखक जो है वो जीवन की उन अनुभूतियों और उनके कलात्मक ढंग से जो है प्रस्तुत करने में वो पूरा अपनी कोशिश करता है। नाटकीय शैली में जो है वो पात्रों के संवाद के रूप में जो है वो कहानी आगे चलती है, जिसका बहुत विशेष महत्व है, जिसमें संवाद के माध्यम से कहानी जो है
हम अपना विकास पाते हैं। जब किसी विशेष शैली का प्रयोग न करके विविध शैलियों का समावेश किया जाए तो उसे हम मिश्रित शैली कहते हैं। जो कहानी के इन शैलीगत विवेचन में जो प्रमुख बातें हमारे सामने आती हैं वो हैं भाषा शैली जो है वो कहानी का तत्व है, और ये तत्व जो है इस आधार पर, इस भाषा शैली पर निर्भर करता है जो उसे सजीव बनाता है। कहानी जो कहने का माध्यम है वो भाषा शैली ही होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, भाषात्मक संरचना और शैली विधान। कहानी में भाषात्मक संरचना के विविध रूप होते हैं और भाषा की तरह शैली के भी विविध रूप होते हैं। इस तरह हम मुख्य बात कहें तो ये जो है भाषा शैली के आधार पर हम जो है इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं। अब जो हमारा आखिरी तत्व आता है, इसका कुछ प्रारंभ में भी हम चर्चा कर चुके हैं, वो है उद्देश्य। प्रत्येक साहित्यिक रचना जो है बिना उद्देश्य के नहीं होती। कहानीकार कहानी लिखने का कोई ना कोई जो है उसका एक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक उद्देश्य अवश्य होता है। सामान्यतः हम यही बात लेते हैं कि कहानी तो केवल मनोरंजन के लिए ही होती है, किंतु केवल मनोरंजन करना कहानी का उद्देश्य नहीं माना गया है। इसकी कहते हैं खाली हम ये कहें कहानी मनोरंजन करती है तो उसकी गरिमा को हम आघात पहुंचाते हैं। इसीलिए प्रेमचंद ने कहा है तत्वहीन कहानी जो है, तत्वहीन कहानी से चाहे हम मनोरंजक भले ही हो जाए, मानसिक तृप्ति नहीं होती है। यह सच है कि हम कहानियों में उपदेश नहीं चाहते, लेकिन विचारों को उत्तेजित करने के लिए, मन के सुंदर भावों को जागृत करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य चाहते हैं। वही कहानी सफल होती है जिसमें इन दोनों में से मनोरंजन और मानसिक तृप्ति में से एक अवश्य उपलब्ध हो। इस दृष्टि से हम कहें तो कहानी के 3 प्रमुख तत्व माने गए हैं। पहले, वह मन के सुंदर भावों को जागृत करता है, भावचित्रों द्वारा पाठक का मनोरंजन करता है और किसी के विचार या सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और जीवन को सही पहचान कराकर हमें जीने की कला सिखाता है। चूँकि कहानी मानव जीवन से संबद्ध होती है, अतः जीवन संबंधी तथ्य होते हैं, परिस्थिति विशेष का उद्घाटन करती है, जीवन की किसी समस्या और उसके समाधान का निरूपण करती है, किसी मानवीय अनुभूति का अंकन करती है। ये सब बातें कहानी में विशेष होती है और ये ही कहानीकार का उद्देश्य भी होता है। यूँ तो कहानीकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करता है, किंतु सर्वाधिक जो महत्व की पद्धति है वो है कि कहानी के उद्देश्य को सीधे साधे उपदेशात्मक शब्दों में न कहकर परोक्ष रूप से व्यंजित करें, अर्थात कहानी का उद्देश्य स्वतः ही पाठकों के सामने प्रकट हो जाता है। इस विवेचन से हम यही बात निष्कर्ष रूप से कहेंगे कि कहानी की रचना निरुद्देश्य नहीं होती। उसमें मनोरंजन करना ही कहानीकार का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि पाठकों को मानसिक तृप्ति प्रदान करना भी कहानीकार का उद्देश्य होता है। इसके अलावा कहानी का जो है वह उत्तम पद्धति यही होती है कि उद्देश्य प्रकट करने में वह इस तरह से उसकी व्यंजना करे कि जो कहानी का मुख्य उद्देश्य है वह स्वतः ही व्यंजित हो जाए। इस प्रकार बच्चों, हम कहानी के तत्वों को समझेंगे और जब आगे हम कहानी का विभिन्न प्रकार की जो कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में लिखी गई हैं, अध्ययन के लिए आपको जो है पाठ्यक्रम में दी हैं, जब हम उन कहानियों का अध्ययन करेंगे तो हम इन्हीं सभी तत्वों के आधार पर सारी कहानियाँ जो कि प्रेमचंद से लेकर आज की नई कहानियों के दौर तक की कहानियाँ हैं, उन सब का विश्लेषण करेंगे, जो मानसिक मनोविश्लेषणात्मक रूप से भी लिखी गई कहानियाँ हैं, जो आज के दौर की, आज के क्षणवादी दौर की कहानियाँ हैं। इन सब कुछ हम उन कहानी में जिएंगे। धन्यवाद। आगे का पाठ्यक्रम हम अगले सत्र में करें, अगले कालांश में करें।